जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है और भारत के पुराने वैज्ञानिक कैसे थे। सबसे पहले हम समझते हैं साइंस किसे कहते हैं। देखिए, साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डीएनए ये सारी चीजें पढ़ते हैं और फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम, बायोलॉजी के नियम, ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, साइंस के अंदर पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन के नियम हो गए, ये किसके अंदर पढ़े जाएंगे, फिजिक्स के अंदर। जब हम इन नियमों का इस्तेमाल करके कोई आविष्कार कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है टेक्नोलॉजी। जैसे हमने फिजिक्स के नियम का इस्तेमाल करके क्या बनाया, फोन बनाया, तो ये क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। हमने फिजिक्स का नियम का इस्तेमाल करके हमने इंजन बनाया और इंजन से कार बनाई, तो ये क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। जैसे हमने फिजिक्स के नियम का इस्तेमाल करके टीवी बनाया तो क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। ऐसे हमने कैमरा बनाया तो ये क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स के नियम या केमिस्ट्री के नियम या बायोलॉजी के नियम को इस्तेमाल करके हम जब कोई चीज बनाते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये एक परमे है, फिजिक्स की परमे, इसको बोलते हैं बर्नौली की परमे। जब हमारा हवाई जहाज बनाया गया, यहाँ से हवाई जहाज मिट गया पर यहाँ पर हवाई जहाज था, हवाई जहाज बनाया गया, तो इस थ्योरम को यूज करके, बर्नौली की परमे को यूज करके हमने हवाई जहाज बनाया। तो ये था साइंस। जब तक ये केवल कॉपी पर थी, ये एक परमे थे। जब हमने इसका इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी लगा करके कुछ चीज बना ली तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये क्या हो गई, साइंस। और यहाँ पर जो इसका यूज करके हमने हवाई जहाज बनाया उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिक कैसे थे। जिस समय पर अंग्रेज ऐसे ही धक्के खा रहे थे, यानी कि छप्पर बना करके रहते थे, उस समय पर भारत की प्राचीन सभ्यता कुछ ऐसी दिखती थी। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। उस समय पर वे लोग पेड़ों के नीचे निवास करते थे, गुफाओं में रहते थे, पर उस टाइम पर हम पक्की ईंटों के मकान में रहते थे, आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले। और कहते हैं कि भारतीय पीछे है, यही अंग्रेज हमें कहते हैं कि भारतीय पीछे है। और ये हमारा दुर्भाग्य था कि पहले हमारे यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया, जिसके कारण मुगलों ने जब आक्रमण किया तो हमारे जितने भी रिसर्च थी सारी की सारी जला दी गई। और फिर हमारे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया, जिसने हमारी शिक्षा को इस तरह बर्बाद किया कि हम आज बहुत ज्यादा पीछे आ गए, पर धीरे धीरे हम आगे तरक्की बढ़ रहे हैं। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु बन जाएंगे। लगभग आज से 60-70 साल बाद भारत फिर से विश्व गुरु बनने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे वैज्ञानिक कौन कौन से थे। और वैज्ञानिकों का नाम आया और सबसे पहले आर्यभट्ट जी का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब पहले वैज्ञानिक थे आर्यभट्टा, जिन्होंने क्या लिखी थी, आर्यभट्टा। देखिए, ये क्या होता है कि साइंस के फॉर्मूले हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कई बार कहते हैं कि ये बकवास फॉर्मूले हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, इनका जब कोई फायदा काम नहीं है तो हमारी जिंदगी क्यों खराब कर जाती है इन्हें पढ़ा कर। तो इसका जवाब यह है कि इन फॉर्मूले को ये फिजिक्स में यूज होते हैं। और फिजिक्स में जब इन फॉर्मूला की सहायता से परमे बनती है और उन परमे की सहायता से टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे इन फॉर्मूला की सहायता से क्या बना, बर्नौली की परमे बनी, फिर बर्नौली की परमे की सहायता से क्या बना, हवाई जहाज बना। तो इनडायरेक्टली ये चीजें ऐसे फिजिक्स में काम आती है और फिजिक्स टेक्नोलॉजी में काम आती है। तो इस वजह से ये चीजें हमें पढ़ाई जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि जब ये चीजें हमें जिंदगी में काम ही नहीं आनी तो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या फायदा है इनका। तो इसका ये फायदा होता है। अब आते हैं आर्यभट्ट पे। सबसे पहले उन्होंने जो आविष्कार करा था उसका नाम था जीरो। ये तो सभी को पता है कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने करा था और ये हमारे लिए उपलब्धि भी है। और जब भी जीरो की बात आती है तो गर्व से कहते हैं हम इंडियन है। भाई दूसरी तरफ ये तो केवल एक चीज पता है, उसके अलावा भी आर्यभट्ट ने बहुत सारे आविष्कार करे थे। जैसे नक्षत्रों की दिशा बताना। जब एक तारे के समूह को ऐसे बना लेते हैं, ये क्या है, तारे है, ये सितारे के समूह कुछ शेप ले लेते हैं तो इन शेप को बोल दिया जाता है, इन तारों के समूह को बोला जाता है नक्षत्र। तो आर्यभट्ट जी ने बताया था कि कौन सी दिशा में कौन से नक्षत्र कहाँ पर पाए जाएंगे, ये सारी उन्होंने खोज की थी। वही उन्होंने जिस समय पर, कुछ लोग ये कहते थे कि धरती फ्लैट है या धरती चपटी है, उस समय पर उन्होंने बता दिया था कि सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों के तीनों चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे के नहीं। सूरज किसके चक्कर लगा रहा है, सूरज ब्रह्मांड के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है और चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। जिस समय पर लोग ये सोचते थे कि सूरज एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ कीचड़ में घुस जाता है, उस समय पर इन्होंने ये बता दिया था कि दिन और रात कैसे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रहण कैसे लगते हैं। एक समय पर ग्रहणों से लोग डरते थे क्योंकि ग्रहण को देख करके लोग घबरा जाते थे और ये सोचते थे कि बस दुनिया खत्म होने वाली है। उस समय पर इन्होंने ये बताया था कि ग्रहण ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। तो ग्रहण किस तरीके से लगते थे ये उस समय पर किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने।
और जब इतनी बड़ी बड़ी चीज कर दी तो ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। जैसे वर्गमूल निकालना उन्होंने हमें सिखाया, घनमूल निकालना सिखाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये उन्होंने हमें बताया। वही पिरामिड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताया, और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये सब किसने बताया? आर्यभट्ट जी ने। और विज्ञान में जब भी, विज्ञान कह रहा हूँ, मैथ में जब भी नाम आता है तो सबसे पहले नाम किसका आता है? आर्यभट्ट जी का। ठीक है, तो इनके बाद अगर कोई आता है तो वो है बृहत संहिता। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इस चीज का अनुमान लगाया था कि पृथ्वी के अंदर लावा है, लावा जब निकलता है तो उससे पहाड़ बनते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी की शेप कैसी है और पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। भाई इन्होंने जिस समय पर ये लोग मानते थे कि इंद्रदेव की वजह से बारिश होती है, इंद्रदेव बारिश करवाता है, इंद्रदेव बारिश के देवता है और उन्हें मनाने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाए, उस समय पर इन्होंने बताया था कि बारिश किस तरीके से होती है। जल कहाँ जाता है? ऊपर जाता है भाप के तौर पर बादलों में, और फिर यही जल कहाँ आता है? बारिश के तौर पर नीचे आता है। तो ये उस समय किसने बताया था? बृहत जी ने बताया था। ठीक है, वही इन्होंने चांद किस टाइप के से गति करता है पृथ्वी के, आर्यभट्ट जी ने ये बताया था कि चांद पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, पर ये नहीं बताया कि किस तरीके से काट रहा है। जो पूरी करा किसने? बृहत जी ने। इन्होंने बताया कि चांद पृथ्वी का चक्कर किस तरीके से काटता है। तो इसकी इन्होंने बहुत सारी गणनाएं करी कि कितने दिनों में चांद एक चक्कर पूरा कर लेता है और किस किस तरीके से चंद्र ग्रहण लगता है या किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। वही इन्होंने पाई का मान बताया, और पाइथागोरस की परिमेय, जिसका नाम आज पाइथागोरस की परिमेय है, वो हमारी बृहत की परिमेय हो सकती थी, पर उस समय पर क्या करें, हम इतने टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे। ये बृहत जी ने बताई थी, पर हमें नहीं पता था कि पेटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। और अंग्रेज ने क्या करा? पाइथागोरस ने परिमेय लिखी, उन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया। तो आज भी पाइथागोरस की परिमेय उनके ही नाम से चल गया है। तो जो ऐसा नहीं होता, देखो साइंस में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि पेटेंट कौन करवा रहा है, अपने नाम से चीजों को छपा रहा है, जिसके नाम से छपेगी उसी के नाम का इस्तेमाल होगा। तो ये छपी पहली बार, मतलब निकाली सबसे पहले बृहत जी ने, पर छपी किसके नाम से? पाइथागोरस से, इसलिए इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस की परिमेय। अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो हम इसको अपने नाम से छपवा सकते थे, पर उस समय पर हमारे ऊपर कौन? मुगलों का कब्जा था या अंग्रेजों का कब्जा था, तो हमें इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हमारी बुद्धि किसने? मुगलों ने और अंग्रेजों ने सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर दी थी। ठीक है, तो अब इनके बाद है चरक संहिता। चरक संहिता में क्या है? ये बहुत बड़े वैद्य थे, अपने समय के कह सकते हो आप सबसे बड़े डॉक्टर थे। इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया डॉक्टरी के फील्ड में जितना आप सोच नहीं सकते। इन्होंने क्या बताया? हड्डी किस तरीके से जुड़ेगी, हड्डी किस तरीके से जोड़नी है, ये इन्होंने अपनी चरक संहिता में लिखा। वही इन्होंने मोतियाबिंद का इलाज भी बताया। क्या मोतियाबिंद? जब ये आंखों में एक सफेद सफेद सा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो इसका इलाज किस तरीके से होगा ये चरक जी ने बताया। वही कटे फटे का इलाज हमें किस तरीके से करना चाहिए ये भी चरक संहिता में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी अजीब बात तो यह है, जो आज की मॉडर्न साइंस जब इस तरीके का कटे फिटे का इलाज करते हैं या कोई थेरेपी करते हैं, और जो स्टेप मॉडर्न साइंस आज लगाती है वही स्टेप इन्होंने किस में लिख दिया था? चरक संहिता में लिखे हुए हैं। वही स्टेप आज भी मॉडर्न साइंस में यूज हो रहा है। तो ये इतना बड़ा योगदान इनका था। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये आज के समय में हम जानते हो इसको कि कोई भी चीज किससे बनी है? परमाणुओं से मिलकर बनी है। पर ये सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कर्णाद ने। पर फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर हमारे पास पेटेंट करवाने का कोई भी उपाय नहीं था, तो ये भी किसने कर लिया? अंग्रेजों ने चुरा लिया। तो महर्षि कर्णाद ने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनी है, पर उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। पर फिलहाल आज की साइंस में ये मान लिया गया कि इसको और अधिक विभाजित किया जा सकता है। कुछ ही टाइम पहले ये माना गया कि इसको और अधिक विभाजित किया जा सकता है। पर उस समय पर, जिस समय पर कुछ नहीं पता था, इनको ये पता था कि परमाणुओं से मिलकर कोई भी चीज किससे बनी है? अणु से। और अणु किससे बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बनाया। तो यहाँ तक की खोज इन्होंने कर ली थी। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कर्णाद। कर्णाद मतलब कण प्लस कण से मिलकर बनाया। तो इन्होंने किसकी खोज करी थी? कण की, कि कण किस चीज से बना है। अगर आपको नाम भी याद रखना है